इस दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कुछ कहानियां नहीं, कड़वी हकीकत होती है। इस जंगल के कोने में एक ऐसा घर है। आज मैं आपको उस घर की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई इंसान सबसे बड़ा शिकार है या वो खुद किसी का शिकार बन चुका है। शाम का वक्त था। जंगल की ठंडी हवा में डर की महक थी। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुपा था और हर तरफ अंधेरे का साम्राज्य था। रिया अपने कमरे में थी। वो झोपड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन सबसे अजीब थी वहां की खामोशी, जैसे वो घर अपने अंदर कुछ छुपा रहा हो। रात का वक्त था। करण ने झोपड़ी की कहानी शुरू की। ये झोपड़ी मेरे दादाजी के भाई विक्रम की थी। करण ने कहा, लोग कहते हैं कि वो काले जादू में यकीन रखते थे। वो एक ऐसी छाया को बुलाने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी की कुर्बानी देनी पड़ी। समीर ने भी बात जोड़ी। विक्रम ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो एक तीसरी परछाई को बुलाना चाहते थे, लेकिन हर बार ये बुलावा देने वाले से भी कुछ ले लेता था। रिया ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया, लेकिन करण ने धीरे से कहा, मैंने उसे देखा है। वो परछाई अब भी यहां है। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल के सन्नाटे में सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। झोपड़ी के अंदर करण, रिया और समीर ने खाने की थाली तो उठाई थी, लेकिन किसी का ध्यान खाने पर नहीं था। कमरे में जैसे दीवारों के अंदर छुपा कोई राज उन्हें घूर रहा हो। रिया ने घबराकर पूछा, तो क्या तुमने कुछ देखा है, कुछ महसूस किया है? समीर ने अचानक तेज आवाज में पूछा, करण, सच सच बताओ, क्या तुमने वो मंत्र पढ़ा है जो डायरी में लिखा था? करण ने थोड़ी देर चुप्पी साधी। उसने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, मैंने पढ़ा, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये सब सच है या नहीं। समीर की आवाज में गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। तुमने उसे फिर से जगा दिया है। तुमने उसे यहां बुला लिया है। अब ये सब नहीं रुकेगा। रिया ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वो परछाई चाहती क्या है? करण ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने वो मंत्र पढ़ा है, वो हर पल मेरे करीब आ रही है। मुझे सपनों में बुलाती है और मुझे डर है कि ये शक्ति कोई मजाक नहीं है और अब ये हम सबके पीछे है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। दूर जंगल से आती हवा ने दरवाजे को धीमे से हिलाया। उस रात झोपड़ी के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगी। रिया अचानक एक धीमी फुसफुसाहट से जाग गई, जैसे कोई उसके कानों में धीरे धीरे नाम पुकार रहा हो। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पलटा, एक परछाई उसकी आंखों के सामने से सरक गई। लिविंग रूम में करण एक कोने में बैठा कांप रहा था। उसकी गोद में विक्रम की डायरी थी। रिया, मैंने उसे फिर देखा। वो मुझे घूर रही थी। वो इंसान नहीं है। रिया ने उसके चेहरे को देखा। वो डर से कांप रहा था, लेकिन रिया ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तुम्हारा वहम है। विक्रम ने यहां कुछ ऐसा किया था जो नहीं करना चाहिए था। वो छाया उसकी नहीं है। उसने किसी और को बुलाया था और वो अब भी यही है। रिया ने झुंझलाहट में डायरी उठाई। उसके पन्ने सूखे और पीले पड़ चुके थे। उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। तभी कमरे में समीर आ गया। उसकी चाल धीमी थी और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। रिया, ये डायरी सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस छाया की सच्चाई है। ये झोपड़ी जितनी पुरानी लगती है, उतने ही पुराने इसके रहस्य हैं, और करण ने उन रहस्यों को खोल दिया है। समीर, तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सी छाया? और ये झोपड़ी इतनी खतरनाक क्यों है? समीर ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा, ये छाया वो है जो बुलाने वाले से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है, और अगर वो चीज न मिले
तो ये उसकी जान ले लेती है। लाल रोशनी अचानक कमरे के कोने में उभरने लगी। करण घबराकर पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, वो यहीं है। उसने मुझे देख लिया है। वो मुझे छोड़ेगी नहीं। समीर, ये सब कैसे हुआ? क्या तुम जानते थे ये झोपड़ी इतनी खतरनाक है? तुमने हमें यहां क्यों बुलाया? समीर ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। अब ये हमें छोड़ेगी नहीं। वो लाल रोशनी अब झोपड़ी के हर कोने में फैल चुकी थी। देखो ये डायरी, इसमें सब लिखा है। रिया ने झुंझलाहट में डायरी उठाई। उसके पन्ने सूखे और पीले पड़ चुके थे। उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। लाल रोशनी अचानक कमरे के कोने में उभरने लगी। समीर ने चिल्लाया और रिया को दूर खींच लिया। करण ने गुस्से में समीर पर हमला किया। तुमने हमें धोखा दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। समीर ने करण को दूर धकेला। हां, मैंने तुम्हें बुलाया, लेकिन ये छाया 3 जान मांगती है। मैंने इसे तुम्हारी कुर्बानी देकर रोकने की कोशिश की थी। अचानक करण जमीन पर गिर पड़ा और उसके सीने पर गहरे खरोंच के निशान बनने लगे, जैसे किसी ने अदृश्य पंजे से उसे हमला किया हो। झोपड़ी की हर दीवार पर लाल रोशनी फैली हुई थी। रिया डर से चिल्लाई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। करण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। उसी समय करण ने कमजोर आवाज में कहा, यह सब समीर ने किया है। रिया ने पूछा, क्या यह सच है? तुमने हमें यहां क्यों फंसाया? समीर तेजी से रसोई की ओर भागा। उसने चाकू उठाया और फर्श पर अजीब निशान बनाने लगा। रिया और करण दोनों रसोई के दरवाजे के पास खड़े होकर उसकी हरकतें देख रहे थे। फर्श पर बने वो अजीब निशान अचानक चमकने लगे। तुम लोग कुछ नहीं समझते। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया है। रिया ने समीर को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी समीर अचानक उसकी तरफ चाकू लेकर झपटा। रिया ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने समीर को चिल्लाया, होश में आओ। ये तुम नहीं हो। ये छाया तुम्हें काबू कर रही है। रिया की आवाज जैसे समीर के कानों तक पहुंची। उसका हाथ कांपने लगा और चाकू जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी बाहर की लाल रोशनी और तेज हो गई। करण ने समीर की ओर गुस्से से देखा और चिल्लाया, तुमने हमें धोखा दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। समीर ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचा, लाल रोशनी के बीच छाया ने आकार लेना शुरू कर दिया। वो एक डरावनी आकृति में बदल गई। समीर की चीखों ने झोपड़ी को हिला दिया और फिर वो जमीन के अंदर समा गया। सुबह हुई। सब कुछ शांत था, लेकिन उनकी आंखों में रात का डर अब भी साफ झलक रहा था। करण ने कहा, यह सब खत्म हो गया है ना? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे खिड़की की ओर देखा। वहां एक हल्की परछाई अब भी खड़ी थी।